नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो हमारा ये वीडियो है साइकोलॉजी का, यानी कि पेपर 2 का, और उसमें हमारा अभी यूनिट 1 चल रहा है, जिसमें ये क्लास 13वीं है। और हम आपने देखा होगा कि हम मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में जान रहे थे। तो हमने कुछ सारे संप्रदाय के बारे में देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं समग्रवाद के बारे में, यानी कि गेस्टाल्टिज्म के बारे में जानने वाले हैं। अब टॉपिक पर आने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस पर जो भी नोटिफिकेशन आती है उसकी अपडेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं समग्रवाद के बारे में। तो दोस्तों देखिए, समग्रवाद को गेस्टाल्टिज्म कहा जाता है। और ये जो गेस्टाल्टिज्म शब्द है वो गेस्टाल्ट शब्द से बना हुआ है। जो गेस्टाल्ट शब्द है वो जर्मन शब्द है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बन जाए कि गेस्टाल्टिज्म में जो गेस्टाल्ट शब्द है वो कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज का शब्द है, तो वो जर्मन शब्द है। ओके, जिसका मतलब संपूर्णता या समग्रता होता है। देखिए, गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है कि संपूर्णता, समग्रता। मान लीजिए कि आप ये देखिए, ये कोई पर्सन है, उसकी ये आंखें बनाई, ये उसका नाक बनाया, ये उसके होठ बनाए, ओके, ये उसके कान बनाए, ये यहाँ पर उसके बाल बना देते हैं, और फिर उसका ये गर्दन बना दी हमने, फिर उसके ये हाथ बना दिए। ओके, इस तरीके से हम उसका पूरा मान लीजिए शरीर बना दिया। तो देखिए, ये एक मैन का मैंने एक चित्र बना दिया, तो आप इसे क्या कहेंगे, इस चित्र को क्या कहेंगे? तो आप बोलेंगे ये किसी मैन का चित्र है। ओके, कोई चित्र है जिसमें कोई व्यक्ति का चित्र है, तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि ये उसके बाल है, ये किसी के कान है, ये किसी की आँख है, ये किसी के नाक है, ये किसी के होठ है? ऐसे अलग अलग आप उसे टुकड़ों में विभाजित करके उसका वर्णन नहीं करेंगे, है ना। किसी के बारे में आपको पूछा जाए कि ये पर्सन कौन है, तो आप उसके बारे में टुकड़ों में उसे नहीं समझाएंगे। ओके, तो इसका समग्रता का मतलब ये होता है कि जो भी हम देखते हैं उसे हम पूर्ण रूप से देखते हैं। क्या? पूर्ण रूप से देखते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक इस तरीके का चित्र बना रही हूँ। चलिए, ये मैंने बना दिया। अब मैं पूछूं कि ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ये गोल है, या तो आप बोलेंगे ये वर्तुल है ना। तो आप उसका वर्णन किस तरीके से करते हैं? पूरी आकृति के रूप में करते हैं, ना कि आपने देखा कि इस तरीके से ये पूरा गोल नहीं है ना, ये पूरा गोल नहीं, यहाँ पर बीच बीच में स्पेस दिख रही है ना आपको, तो ये पूरा गोल नहीं है, पूरा वर्तुल नहीं है, फिर भी आप उसे क्या बोलते हैं? पूरा ये गोल है। ओके, तो ये जो आपने इसमें बीच में जो जगह थी, फिर भी उसको आपने पूर्ण रूप से देखा, उसे ही हम क्या कहते हैं? गेस्टाल्ट कहते हैं। ओके, उसे ही क्या कहते हैं? हम गेस्टाल्ट कहते हैं। चलिए देखते हैं। अब समग्रवाद के जो जनक थे उसमें 3 नाम देखने को मिलते हैं, कोलर, कोपका, और यहाँ पर वर्धीमन नहीं, लेकिन कर्ट लेविन आएगा। क्या आएगा? कर्ट लेविन। तो कोलर, कोपका और कर्ट लेविन ये समग्रवाद के क्या थे? जनक थे। ओके, और ये जो वर्धीमर का नाम इन दोनों के साथ आता है, तो वर्धीमर ने भी ये समग्रवाद में बहुत सारा अपना योगदान दिया हुआ है। ओके, तो ये 4 नाम आपको याद रखने, कोलर, कोपका, वर्धीमर और कर्ट लेविन। अब देखिए, समग्रवाद की
जो विधियों को अपनाने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनको समग्रवादी के नाम से जाना जाता है। क्या है? समग्रवादियों के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो समग्रवादी है उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने ये कहा कि जो समग्रवाद है वो अनुभव और व्यवहार, यानी कि आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार आपके अनुभव से आता है। यानी कि एक्सपीरियंस प्लस बिहेवियर, इन दोनों बातों को उन्होंने अपनाया है। यानी कि आप जो भी व्यवहार करते हैं वो अपने अनुभव के अकॉर्डिंग करते हैं। आप को जो भी सीखते हैं वो अनुभव से ही सीखते हैं। ओके, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। फिर उन्होंने बताया सीखने में अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है? तो अंतर्दृष्टि का मतलब होता है सूझ। क्या होता है? सूझ, जिसे हम क्या कहते हैं? इंसाइट। ओके, इंसाइट। तो इन्होंने क्या कहा? लर्निंग बाय इंसाइट। ओके, तो आप जो भी सीख रहे हैं वो सूझ के द्वारा सीखते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे। ओके, मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं और आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको याद तो है लेकिन आपके दिमाग में नहीं आता, आपकी सोच में नहीं आता है। उस क्वेश्चन को आप देखते हैं, आपको लगता है कि मुझे कुछ याद है, लेकिन आपके माइंड में वो नहीं आता। तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत कुछ सोचते हैं, फिर भी आपको वो याद नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? दूसरे क्वेश्चन लिखने लगेंगे, है ना। फिर लास्ट में आप बैठते हो और आप सोचते यार ये कौन सा आंसर था, इसका क्या था आंसर। ये सोचते सोचते अचानक से आपको याद आ जाता है कि हाँ यार इसका आंसर तो यही था। ओके, तो जो अचानक से हमारे दिमाग में जो बात आती है, अचानक से जो विचार आते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? सूझ कहेंगे। ओके, जिसे हम अंतर्दृष्टि भी कह सकते हैं। ओके, देखिए इन लोगों ने, समग्रवादियों ने अंतर्दृष्टि विधि का यूज़ किया है, सूझ का यूज़ किया है। ओके, तो उन्होंने बताया कि अंतर सूझ के द्वारा ही हम सीखते हैं। ओके, ये बात किसने बताई? समग्रवादियों ने। जिस तरीके से आपने देखा था कि जो संरचनावादी थे उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ किया था, यानी कि अंतर निरीक्षण विधियों का यूज़ किया था। उसी तरीके से आपने व्यवहारवादियों के बारे में भी देखा था। तो व्यवहारवादियों ने किस विधि का उपयोग किया था? तो एक्सट्रोस्पेक्शन विधि, यानी कि बहिर्दर्शन विधि का यूज़ किया था, है ना। तो इसी तरीके से समग्रवादियों ने यहाँ पर जो इंसाइट इनके द्वारा लर्निंग होता है ये बात बताई थी। ओके, चलिए आगे। अगर आपको मैं एक एग्जांपल और भी दे दूँ तो आपने कोहलर का जो प्रयोग देखा होगा, उसके बारे में जाना ही होगा। तो कोहलर के प्रयोग में आपने देखा था कि जो चिंपांजी था, चिंपांजी को क्या किया गया था? तो चिंपांजी को पिंजरे में रखा गया था और पिंजरे में केले लटकाए हुए थे इस तरीके से। ओके, ऊपर की ओर केले लटकाए गए थे और थ्री बॉक्स वहाँ पर रखे हुए थे। तो चिंपांजी को केले को देखकर उसे लगा कि उसे केले खाने थे। ओके, तो उसने सोचा कि किस तरीके से मैं केले को ले सकता हूँ, और फिर अचानक से वो सोचता था और अचानक से उसके दिमाग में विचार आता है और वो क्या करते, उसकी नज़र इन बॉक्स पर पड़ती है और बॉक्स को वो क्या करते, इधर उधर उलट पुलट करके भी उसे अच्छे से वहाँ पर रखता है केले के नीचे, और वो क्या करता है, उस बॉक्स पर चढ़कर वो केले खा लेता है। तो वो अचानक से उसके दिमाग में विचार आता है। ओके, तो ये कोहलर का प्रयोग भी आप उसको याद रखेंगे तो भी आप पूरा गेस्टाल्टवाद आपको याद रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पर समग्रवाद को गेस्टाल्टवाद भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, संपूर्णता बल अंश की अपेक्षा दिया गया, यानी कि यहाँ पर क्या किया है कि ना कि किसी व्यक्ति का आप किसी भी वस्तु का, मान लीजिए मैंने इस तरीके से एक चित्र बना दिया। ओके, चलिए इस तरीके का मैंने एक चित्र बना दिया, तो मान लीजिए चित्र पूरा नहीं है, ये चित्र में मैंने कुछ इस तरीके का बनाया जो परफेक्ट नहीं है। क्या है? परफेक्ट नहीं है ये। फिर भी मैं आपको पूछूंगी कि ये क्या है, तो आप बता देंगे ये तो पेड़ है ना,
ये पेड़ है, आपने ये बता दिया पेड़ है। वास्तव में पेड़ ऐसा नहीं होता है, फिर भी आप क्या करते हैं, इसे पेड़ बताते हैं। ओके, तो ये जो उसके जो टुकड़ों में उसे विभाजित किया हुआ था, फिर भी आपने उसे एक पेड़ के रूप में ही देखा। तो ये क्या हुई, ये आपने उसकी अंश की अपेक्षा क्या किया, उसकी संपूर्णता पर वहाँ पर बल दिया। तो गेस्टाल्टवादियों ने यानी कि समग्रवादियों ने अंश की अपेक्षा संपूर्णता पर बल दिया है। अब देखिए, ये जो समग्रवाद है उसका शिक्षा में क्या योगदान है। तो उन्होंने शिक्षा में लर्निंग ओके, लर्निंग के प्लस थिंकिंग, ओके, लर्निंग प्लस थिंकिंग प्लस मेमोरी। ओके, इन 3 बातों को उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में इनमें योगदान दिया, इन 3 बातों से। यानी कि कैसे जो भी व्यक्ति होता है वो कैसे सीखता है, किस तरीके से विचार रखते हैं अपने, किस तरीके से वो अपनी उसकी स्मृति में किस तरीके से वो कुछ चीज़ें रखता है और किस तरीके से वो सीखता है। तो ये जो लर्निंग, थिंकिंग और मेमोरी की जो बात है, उसके द्वारा वो क्या करता है, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में योगदान दिया है। इसलिए उनका योगदान शिक्षा मनोविज्ञान में ज़्यादा, यानी कि टीचिंग में उनका योगदान ज़्यादा माना जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सीखने के लक्ष्य और अभिप्रेरणा पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीखने के लिए जो गोल होता है हमारा, क्या है, गोल और हमारा मोटिवेशन। ओके, तो उन्होंने गोल और मोटिवेशन पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। ओके, उसके बाद उन्होंने लर्निंग प्लस थिंकिंग प्लस मेमोरी में शिक्षा मनोविज्ञान में योगदान दिया है। वो तो आ गया हमारा आगे। अब देखिए, कोलर ने 1959 यानी कि 1959 में उन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नाम की बुक लिखी हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो कोलर है, जिनको हम समग्रवाद के जनक के रूप में भी देखते हैं, तो कोलर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और वो बुक उन्होंने कब लिखी थी, तो 1959 में लिखी थी। यहाँ पर समग्रवाद में ये बताया गया है कि अलग अलग हिस्सों में समस्या का समाधान नहीं, परंतु समग्र रूप से समस्या का समाधान किया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है, तो मैं इसे आपको पूछूंगी कि ये चित्र किसका है। तो मैं यहाँ पर आपको पूछती कि ये चित्र किसका है, तो आप बताएंगे ये चित्र साइकिल का है ना। तो ये साइकिल है, जो साइकिल है, तो उसे आप साइकिल के रूप में देखते हैं, ना कि अब उसके ये जो पहिए हैं, ये जो 2 पहिए, यहाँ पे ऐसा बताइए कि ये 2 पहिए हैं, फिर यहाँ पर इसका स्टैंड है। ओके, फिर यहाँ पर ये उसकी सीट है, ये उसका ये उसकी जो चक्र होता है वो है। तो क्या इस तरीके से आप इसके अलग अलग पार्टों में विभाजित करके उसका वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन क्या कहेंगे, ये साइकिल है। साइकिल में सब कुछ आ जाता है ना, पहिए भी आ जाते हैं, उसके चक्कर, पेंडल भी आ जाते हैं, सीट भी आ जाती है, स्टैंड भी आ जाता है, सब कुछ साइकिल में आ जाता है। तो यहाँ पर समग्रवादियों ने यही बताया है कि उसे अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करके बच्चा सीखता नहीं, लेकिन उसे पूर्ण रूप से देखकर वो बच्चा सीखता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, उसका जो प्रत्येक क्षण है, ठीक है, गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्येक क्षण के बारे में अपना जो योगदान दिया हुआ है, उसके बारे में हम प्रत्येक क्षण के बारे में पूरा टॉपिक यूनिट दिया हुआ है। वो यूनिट हम आगे जब उसका यूनिट आएगा तब पढ़ेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्येक क्षण के बारे में, यानी कि व्यक्ति जो भी प्रत्येक क्षण करता है, जो भी देखता है अपनी आंखों से, उन सभी उन जो चीज़ों का प्रत्यक्षण करता है, वो ना उसके अंश के रूप में नहीं करता है, लेकिन वो प्रत्यक्षण किस रूप में करता है, पूरे चित्र के आधार पर, यानी कि संपूर्णता पर वो अपना प्रत्यक्षण करता है। ओके, तो
देखिए यहाँ पर भी कुछ उन्होंने समग्रवादियों ने जो नियम दिए हुए थे उन नियमों के बारे में भी यहाँ पर एक चित्र बनाया गया। देखिए यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि ये चित्र किसका है तो आप बताएंगे कि त्रिकोण दिख रहा है हमें, है ना, ट्रायंगल हमें दिख रहा है। तो ये क्या है, ट्रायंगल का मतलब क्या है। तो यहाँ पर बीच बीच में स्पेस थी, फिर भी आपने उस स्पेस को ध्यान में ना देकर आपने उसे पूरी आकृति के रूप में देखा। देखिए यहाँ पर अगर आपको इस तरीके का पूछा जाए तो आप देखेंगे तो यहाँ पर दो चेहरे आपको दिख रहे हैं और बीच में आपको दिया जैसा कुछ फूलदानी यहाँ दिख रहा है ना। तो आप दोनों तरफ से आकृति और पृष्ठभूमि दोनों को देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसका प्रत्यक्षण भी करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि इसे मैं आपको पूछूं कि ये किसका चित्र है तो आप इजीली बता देंगे। ये आपके दिमाग में एक ही बात आ जाएगी कि ये पेड़ है। भले ना ये पेड़ का पूरा चित्र नहीं है, फिर भी आपने क्या कहा, ये पेड़ है। यहाँ पर मैं पूछूंगी कि ये क्या है तो आप बताएंगे ये सूर्य है ना। कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप यहाँ पर उसे पूरे रूप में देखते हैं, ना कि उसे अंश के रूप में देखते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों गेस्टाल्टिज्म। बस समग्रवाद में इतना ही था जो मैंने आपको बता दिया। फिर से एक बार बता देती हूँ, चलिए देखते हैं। देखिए गेस्टाल्टिज्म शब्द, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन शब्द है, उस पर से आया हुआ है जिसका मतलब क्या है, संपूर्णता है। उसका मतलब संपूर्णता है। कोलर कोपका कर्ट लेविन इसके जनक थे और वर्धीमर ने भी इसमें अपना योगदान दिया हुआ है। अनुभव प्लस व्यवहार के आधार पर इन्होंने लर्निंग की बात की है। सीखने में उन्होंने अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ के बारे में बताया है। सूझ कैसी होती है, आकस्मिक होती है, अचानक से आपके दिमाग में विचार आ जाता है ना। आप भूल गए तो आपको कुछ देर तक याद नहीं आता, या फिर कुछ देर तक आपके दिमाग में कोई समाधान नहीं मिल रहा होता है और फिर अचानक से आपके दिमाग में समाधान आ जाता है। कोई चीज़ अगर आपने मान लीजिए किसी चाबी को आपने कहीं रखी हुई है और आपको जब बाहर जाना होता है तब आप चाबी ढूंढते हैं तो आपको चाबी नहीं मिल रही है। फिर आप कुछ देर तक सोचते रहेंगे, फिर अचानक से आपको याद आ जाएगा, हाँ यार मैंने ये चाबी तो यहाँ पर रखी हुई थी, और फिर आप वहाँ उस जगह पर जाकर देखेंगे तो आपको चाबी भी मिल जाती है ना। तो ये क्या हुई, सूझ जो थी वो आपकी आकस्मिक सूझ थी। यहाँ पर संपूर्णता पर बल दिया गया है, अंश की अपेक्षा यहाँ पर क्या किया गया है, संपूर्णता पर जोर दिया गया, यानी कि एज अ होल पर यहाँ पर जोर दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान में इसका ज़्यादा योगदान है। ओके, सीखने के लिए उन्होंने लक्ष्य और अभिप्रेरणा पर जोर दिया है। लर्निंग, थिंकिंग प्लस मेमोरी में शिक्षा मनोविज्ञान में योगदान दिया गया है। इन तीन बातों पर शिक्षा मनोविज्ञान में योगदान दिया गया है। कोलर ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और वो 1959 में लिखी गई थी। और यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में समस्या का समाधान नहीं, परंतु समग्र रूप से यहाँ पर समस्या का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा समग्रवाद, गेस्टाल्टिज्म। इसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया। उसके गेस्टाल्टिज्म में, समग्रवाद में प्रत्येक क्षण के बारे में समग्रवादियों ने बताया हुआ है, जो उसका पूरा यूनिट हमारे UGC नेट में रखा गया है। तो प्रत्येक क्षण के बारे में जब उसका यूनिट आएगा तब हम आपको डिटेल्स में इसमें बताएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ आपको याद ही होगा क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ओके, चलिए दोस्तों, थैंक यू।